नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर सेकेंड, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कंप्यूटर को जो हमने कंपोनेंट्स हम इसमें ऐड करते हैं वो कैसे कैसे आप उसको अरेंज करोगे। इट रेफर्स टू द operational units and their interconnection that realize the architectural specification। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या रेफर करता है, ऑपरेशनल यूनिट्स यानी जो जो ऑपरेशन करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हैं उनको इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, उन सबको जोड़ता है जिससे कि उसका एक पर्टिकुलर एक सही वे में जो है उसका आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट हो सके। जैसे आपको मैंने सीपीयू में बताया था, सीपीयू का आर्किटेक्चर क्या था कि उसमें एएलयू है, सीयू है, ये सब है। तो वो सब की अपनी अपनी एक फंक्शनिंग है, उनके अपने 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 ऑपरेशंस हैं जो वो काम करते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी आर्किटेक्चर मैं आपको वैसे तो बता चुकी हूँ, इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरेज। बट एक बार फिर से मैं आपको, क्योंकि इस चैप्टर में दोबारा आया तो मैं दोबारा से आपको वो जो पॉइंट है समझाऊंगी। Input, then storage, then output, CU and ALU। ये आपको पता चल गया पूरा आपका क्या है, CPU है। इससे आप समझ रहे हो ये आर्किटेक्चर जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या डेटा आप क्या कर रहे हो, इनपुट कर रहे हो। इनपुट करने के बाद या तो वो स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा, जो भी आपने इनपुट करा या तो वो स्टोर हो जाएगा, या फिर वो किस में जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू में वो एएलयू की हेल्प से जो है वो प्रोसेस करेगा। उसको कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल सिग्नल्स, जो कि कौन जनरेट करता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद अगर वो डेटा हमारा स्टोर होना है तो वो डेटा स्टोरेज में चला जाएगा। जो एरो है ये क्या है, बाई डायरेक्शनल एरो है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है डेटा, और जो स्टोर डेटा है वो हम जो है सीपीयू में लोड भी कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद उसका आउटपुट जो है, रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, देन दोबारा एक बार और बताऊँगी। सबसे पहले है आपका सीपीयू। ये आपको पता है सीपीयू की फुल फॉर्म, और आपको लर्न भी कर लेनी है। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होगी, बट नहीं पता है तो लर्न कर लेना। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is the brain of a computer. It is a part computer which interpret and execute instruction. It is a
brain of computer, and it is a part of computer which interprets and execute इंस्ट्रक्शन, जो कि क्या करता है, ये ब्रेन तो है, ये आप सभी को पता है, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का एक पार्ट है जो इंटरप्रेट्स करता है, यानी कि कुछ भी एग्जीक्यूट करता है, जो भी आपने डेटा दिया है उस उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को या उन डेटा को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है आपको। नेक्स्ट, द टास्क ऑफ, जो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, ये टास्क करता है, द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस is called processing। ये आप लोगों को पता ही है कि जो सीपीयू टास्क परफॉर्म करता है वो कैसे परफॉर्म करता है, कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, या तो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं या फिर हमारे कैसे होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, ऐसे ऑपरेशंस, ऐसे टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। देखो, जो प्रोग्राम होता है जब वो सीपीयू के अंदर चला गया है, जो भी प्रोग्राम, जो भी आपने इनपुट दिया है, जब वो सीपीयू के अंदर प्रोसेस कर रहा है या रन कर रहा है, तो उस पार्ट को हम कहते हैं प्रोसेस या प्रोसेसिंग। ठीक है, जब वो सीपीयू में है, जब वो सीपीयू से आपकी स्टोरेज में चला गया है तब वो प्रोसेस नहीं है, या फिर आपको आउटपुट एज आउटपुट शो हो गया तब भी वो प्रोसेस नहीं है। प्रोसेस क्या है, जिस टाइम पे वो सीपीयू के अंदर, सीपीयू में कोई टास्क या कोई प्रोसेस कर रहा है, कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या है, प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका it processes the instructions that it collect by decoding the code इन प्रोग्राम। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है डिकोडिंग। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी वर्ड क्या है। इट प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शन दैट इट कलेक्ट बाय डिकोडिंग द कोड इन प्रोग्राम्स। मतलब डिकोड का मीनिंग क्या होता है, जैसे आप कोई भी काम करते हो, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करते हैं, तो कोई ना कोई कोडिंग उसमें लिखी होती है। या फिर आप ये समझिए कि जैसे हम किसी को मैसेज मेल करते हैं, ठीक है, हमने मैसेज सेंड करा किसी को, तो जिस फॉर्म में हमने मैसेज को भेजा है, सेंड करा है, वो सेम एज इट इज़ वैसी फॉर्म में ट्रैवल नहीं करता। पहले वो क्या होता है, डिकोड होता है, यानी कि वो किसी और फॉर्म में चेंज होता है, चाहे वो बाइनरी फॉर्म हो या कोई इनक्रिप्टेड फॉर्म हो, मतलब ऐसी फॉर्म जिसको कोई हैकर समझ ना सके, तो वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग। पहले हमने क्या करा उसको, वो कहलाता है एनकोडिंग। पहले हमने उसको क्या करा, एनकोड, ठीक है, दूसरी फॉर्म में चेंज करा और देन वो ट्रैवल होके आपका सेंडर रिसीवर साइड पे चला गया। अब रिसीवर ने क्या करा, उसको जो उसको एनकोडिंग मिली है, यानी जो कोड चेंज होकर उसको मिला है, उसको अब वो क्या करेगा, डिकोड करेगा, दोबारा से उसे उसी फॉर्मेट में चेंज करेगा जिस फॉर्मेट में सेंडर ने सेंड किया था। ठीक है, ताकि वो उस मैसेज को समझ सके। तो जो हमारी जो ये कोडिंग और डिकोडिंग का जो काम होता है, ये भी कौन करता है, हमारा
CPU. CPU chip is usually in the shape of a square. CPU chip is usually in the shape of a square और रेक्टेंगल. जो CPU की जो चिप होती है वो किस शेप में होती है, जो मदरबोर्ड पे लगी होती है, या तो वो स्क्वायर शेप में होती है या फिर वो हमारी रेक्टेंगल शेप में होती है. जो मेन फंक्शंस है वो CPU के मेन फंक्शंस ऑफ CPU are to fetch, decode, execute and write back. इसका मीनिंग क्या है? देखिए, CPU का मेन काम क्या होता है? जैसे फैच करना मीन्स किसी चीज़ को किसी को एक्सेस करना. अगर जैसे हमारे स्टोरेज में पहले से ही डेटा सेव है तो CPU का काम क्या है? उसको वहाँ से फैच करेगा, वहाँ से वो क्या करेगा? उसको एक्सेस करेगा, देन उसको डिकोड करेगा, मतलब उसे किसी और फॉर्म में चेंज करेगा. फॉर एग्जांपल बाइनरी में, उसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करेगा, फिर उसको क्या करेगा? उस बाइनरी फॉर्म को एग्जीक्यूट करेगा. जो प्रोसेस उसको करना है, जो काम उसे करना है, वो उसे परफॉर्म करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा. एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है? आपका कुछ चेंज हो जाएगा. जो आपने इनपुट दिया या जो उसने फाइल लोड करी, उसमें एग्जीक्यूशन के बाद क्या हुआ? डेटा चेंज हो गया. ठीक है, उसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना था उसके बाद उसका डेटा चेंज हो गया. फिर राइट बैक यानी दोबारा से वो उसको सेव कर देगा. किसको सेव करेगा? चेंज डेटा को. जो डेटा हमारा चेंज हो गया है उसको सेव करेगा. तो जो CPU का मेन फंक्शन यानी मेन जो काम है वो इसी प्रोसेस पे चलता है. पहले फैच करना, चाहे वो आपने कोई इनपुट दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको पहले फैच करेगा, देन उसे डिकोड करेगा, चेंज करेगा उसको बाइनरी फॉर्म में, देन उसे एग्जीक्यूट करेगा और फिर लास्ट में वापस जो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट को वो फिर से सेव कर देगा या आपको एज अ आउटपुट शो करेगा. ठीक है, तो ये मेन फंक्शंस हैं हमारे CPU के. अब इसमें दो चीज़ें हैं. CPU क्या क्या कंटेन करता है? CPU कंटेन्स, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है और आप इस चीज़ को याद रखें. जो CU है ना वो ALU से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. CU से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कंट्रोल सिग्नल्स लेकर अगर हम बहुत ज़्यादा जैसे 6 साल 7 साल हमारे पास डिग्री होती है तो हमारे लिए बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है. हमें पता है कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है. बट हाँ, अगर फंडामेंटल पढ़ रहा है कि स्टूडेंट अगर SSC के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो मे बी उसे ना पता. तो कंट्रोल सिग्नल्स कौन जनरेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये आने के चांसेस होते हैं. तो CPU क्या कंटेन करता है? फर्स्ट ALU. ठीक है, ALU की फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है. कुछ फुल फॉर्म मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी और जो आती रहती हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस टाइम पे जो फुल फॉर्म आती हैं बहुत बेसिक सी फुल फॉर्म है ये आप लोगों को लर्न करके रखनी है. ठीक है, ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड CU मीन्स कंट्रोल यूनिट. ये दो चीज़ें हैं, दो जो है कंटेन करता है CPU. आपको भी डायग्राम में भी बताया ALU और CU. ठीक है, अब ALU मीन्स ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये कौन परफॉर्म करता है? ALU परफॉर्म करता है. ठीक है, ये होते हैं आपके अर्थमेटिक. अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइड. और लॉजिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं?
एंड इस तरह से साइन होता है एंड का, ओके। और का साइन ये होता है, एंड नॉट का साइन आपका इस तरह से होता है, ठीक है। आपको साइन भी याद रखना है, एंड और नॉट। इनका काम क्या है, ये कैसे फंक्शनिंग करते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है और ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि लॉजिक ऑपरेशन कौन से हैं, एंड और नॉट। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ALU हो गया। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल यूनिट CU। इट हैंडल्स ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स जो जनरेट होते हैं उन सबको कौन हैंडल करता है, CU, ठीक है। सो कंट्रोल सिग्नल्स क्या काम करते हैं, जैसे रीड राइट, ये जो काम होते हैं ये कंट्रोल सिग्नल्स करते हैं। तो कंट्रोल सिग्नल्स सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे ALU में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो ALU से रजिस्टर तक उस डेटा को सेव करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स को। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कंट्रोल सिग्नल्स क्या हो गई, वायर्स हो गई। एक नॉर्मली मैं समझा रही हूँ कि वायर हो गई जो सिर्फ आपके डेटा को ट्रैवल कर रही है। अगर आपको कुछ डेटा रीड करना है तो कहीं से आपको फैच करवाएंगी, अगर आपको स्टोर करना है तो वहाँ पे स्टोर करवाएंगी। तो एक तरीके से ये वायर हो गई जो सारी डिवाइसेस को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है CPU के अंदर, CPU से बाहर नहीं, CPU के अंदर, ठीक है। ये कैसे कैसे सिग्नल्स जो है वो जनरेट करता है, इट जनरेट्स टाइमिंग सिग्नल्स, such that the coordination among devices take place, ठीक है। तो जो CU है वो कैसे सिग्नल्स जनरेट करता है, टाइमिंग सिग्नल्स। टाइमिंग सिग्नल्स क्या करता है कि जो डिवाइसेस हैं उसके अंदर रजिस्टर है, ALU है और बहुत सारे रजिस्टर्स जो होता है वो बहुत सारे टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। बफर रजिस्टर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं। आपका ऑक्सिलरी रजिस्टर होता है, आपका कैरी फॉरवर्ड रजिस्टर होता है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, आपके लिए सिर्फ इतना इम्पॉर्टेंट है कि हाँ CPU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं जो एक फास्टेस्ट मेमोरी है, वो क्या करती है, वहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग के टाइम पर, ठीक है। सिर्फ इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो बहुत सारे रजिस्टर्स हैं और आपके ALU है जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब के साथ क्या है, टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करने का मतलब क्या है, उन सब के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। ऐसा ना हो कि उसी टाइम पे आप आप जो है डेटा को फैच भी कर रहे हो रजिस्टर में से, और हो सकता है उसी टाइम पे आप स्टोरेज भी करो, तो उस टाइम पे क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाए, मतलब डेटा जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है एक तरीके से, आप समझ लो मिक्स हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होती। टाइमिंग सिग्नल्स क्या करता है, सब चीज़ों को मैनेज करता है और कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। अब जो कंट्रोल यूनिट्स हैं, इट इज डिजाइंड in 2 ways. First is hardwired. Control, and second is microprogram control. अब हार्डवायर्ड कंट्रोल्स क्या होती हैं,
फर्स्ट जो है आपकी क्या है, हार्ड वायर्ड कंट्रोल। हार्ड वायर्ड कंट्रोल, यहाँ पे वायर वर्ड जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए द हार्डवेयर कंट्रोल कैन बी viewed as a state machine that changes from one state to another in every clock cycle. Depending on the content of the instruction, instruction register the condition code and external input. ओके जो हार्डवायर्ड कंट्रोल है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कंट्रोल यूनिट ही इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट थिंग तो ये है, और उसमें हार्डवायर्ड आ रहा है तो ये भी बहुत कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। अब हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये एक स्टेट से मशीन को दूसरी स्टेट पे चेंज करती है, ठीक है। कैसे, जैसे कि आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको एक रिजल्ट मिल रहा है एंड और ऑल में, कि आपका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर आपका एक वर्ड होता है बूलियन, ठीक है। इस बूलियन का मीनिंग ये होता है कि जो रिजल्ट जो आपको आउटपुट मिलेगा वो दो ही कंडीशन पे, मतलब दो ही सिचुएशन में मिलेगा। या तो आपको आपका जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा या फिर आपका जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि बूलियन मीन्स ट्रू और फॉल्स, कि जो रिजल्ट आएगा या तो वो ट्रू होगा या फिर वो फॉल्स होगा। कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई आपका जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला ऑप्शन नहीं होता है। बूलियन मीन्स कि आप कोई सिचुएशन दे रहे हो और उस सिचुएशन का या उस क्वेश्चन का जो आंसर है या उस कंडीशन का जो आंसर है, रिजल्ट है, वो या तो ट्रू होगा कि या तो वो ठीक है या फिर वो रॉन्ग होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो हार्डवायर्ड जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करती है, एक मशीन को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर देती है। इन एवरी क्लॉक साइकिल, एवरी क्लॉक साइकिल का मतलब क्या है, हर सेकेंड वो क्या करती है, उसकी स्टेजेस को चेंज करती है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, या जो कंडीशन दी है। जैसे कंडीशन में अगर हम लिखते हैं 10 इज़, अगर हमें कंडीशन दे रहे हैं कि 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो अब इस कंडीशन, ये क्या है, कंडीशन है, 10 इज़ ग्रेटर देन 9, ये कंडीशन है। हम चेक कर रहे हैं कि 10 जो है वो 9 से ग्रेटर है, ट्रू या फॉल्स, तो फॉल्स है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जो आपने कंडीशंस दी हैं, या जो आप इनपुट दे रहे हो उस इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है हर एक सेकंड कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या रिजल्ट होगा। जो हार्डवायर्ड कंट्रोल होता है, जो ये आपका हार्डवायर्ड कंट्रोल है, हार्डवायर्ड कंट्रोल is faster than माइक्रो कंट्रोल या माइक्रो प्रोग्राम।
जो माइक्रो प्रोग्राम है उससे ज़्यादा फास्ट होता है। ये जो बेस्ड है ये रिस्क आर्किटेक्चर पर बेस होता है। रिस्क आर्किटेक्चर is based on hardwired control unit। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट्स आपके इम्पॉर्टेंट है कि जो हार्डवायर्ड कंट्रोल है वो फास्टर देन माइक्रो प्रोग्राम है, और जो रिस्क आर्किटेक्चर होता है क्या होता है ये मत सोचो, सिर्फ इतना याद रखो कि जो रिस्क आर्किटेक्चर है वो आपका किस पर बेस्ड होता है, हार्डवायर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, इसका क्या काम होता है कि इसमें माइक्रो कोड होता है, यानी कि छोटे छोटे कोड्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं, यानी पहले से लिखे होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल क्या होता है, इसके अंदर माइक्रो कोड होते हैं, यानी छोटे छोटे से कोड्स होते हैं जो सीपीयू के अंदर क्या करते हैं, कंटेन होते हैं, कंसिस्ट होते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं पहले से, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल द माइक्रो ऑपरेशंस, जो माइक्रो ऑपरेशंस हैं, छोटे छोटे जो ऑपरेशंस होते हैं, आप परफॉर्म by executing a program consists of micro instructions। ठीक है, अब जैसे कि रोम है आपका, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, आपके सीपीयू में ही होता है, तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके साथ कनेक्ट होते हैं, यानी रोम में क्या है, पहले से ही इनबिल्ट फंक्शंस है, जैसे आपको बूटिंग करनी है, ठीक है, जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो कंप्यूटर क्या होता है, बूट होता है, तो उसका प्रोग्राम क्या है, पहले से ही आपके रोम के अंदर लिखा हुआ है, जिससे आप चेंज नहीं कर सकते, तो वो सब क्या है, वो माइक्रो ऑपरेशंस है, माइक्रो प्रोग्राम्स है, जो पहले से ही इनबिल्ट है और उन्हें अपना एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करना है। उसमें आप कुछ नहीं, आप नहीं लिखोगे कोई प्रोग्राम उसके लिए, वो इनबिल्ट है, पहले से ही प्रोग्राम है। ठीक है, द कंट्रोल मेमोरी is assumed to be a ROM within which all control information is permanently stored। तो रोम में आपको पता है कि जो आपका डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, एक बार जो कोडिंग उसमें हो गई है वो फिक्स होती है, आप उसे इरेज करके
चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कंट्रोल मेमोरी में क्या होता है, हम एज्यूम कर सकते हैं इसमें कि जैसे कि आपका रोम होता है। अगर आप माइक्रो प्रोग्राम की बात कर रहे हो तो आप ये कह सकते हो जैसे कि आपकी रोम होती है, ये क्या है, एक मेमोरी होती है जो परमानेंटली स्टोर्ड मेमोरी होती है। उसमें पहले से ही प्रोग्राम और कोड जो है वो लिखे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जो रोम के अंदर आपका जो डेटा लिखा होता है या सॉरी जो प्रोग्राम लिखा होता है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, उसको इरेज करके आप कुछ और नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर 5 मेजर ऑपरेशंस होते हैं, 5 मेजर ऑपरेशंस होते हैं। इट हैज़ 5 मेजर ऑपरेशंस सच एज जो होते हैं, इट एक्सेप्ट डेटा, it accepts data as input, it stores data and instructions, it processes data as per instruction। जैसे आप इंस्ट्रक्शंस दोगे उसके बेस पे आपका डेटा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। इट कंट्रोल it controls all operations inside a computer and it gives result in the form of आउटपुट, ठीक है। तो इसमें 5 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं आपके। पहले वो एज ए इनपुट लेता है, फिर डेटा और इंस्ट्रक्शन जैसे आपने दिया उसके बेस पे वो प्रोसेस करता है, उस डेटा को स्टोर करता है, देन कंट्रोल करता है जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर, और उसके बेस पे वो रिजल्ट जो है उसको शो करता है, आउटपुट देता है ठीक है। कि आपके माइक्रो प्रोग्राम का जो है काम होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि क्या है, सीपीयू के अंदर 2 आपके मेन कंटेन होते हैं, मतलब 2 थिंग्स होती हैं, एक तो आपकी सीयू होती है और एक आपका एएलयू होता है। और आपका जो सीपीयू है सॉरी जो सीयू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक हार्ड वायर्ड और एक माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है। अभी मैसेज नेक्स्ट आपका है प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर स्पीड, जब बात प्रोसेस की आती है या प्रोसेसर की आती है या माइक्रो प्रोसेसर की आती है तो एक ही मतलब है आपका सीपीयू, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जब क्वेश्चन आएगा आपको एमसीक्यू में तो वहाँ पे सीपीयू ही लिखा हुआ मिले आपको, वहाँ पे कुछ भी वर्ड हो सकता है, जबकि सीपीयू ही नहीं होगा, वहाँ पे प्रोसेसर ही लिखा होगा या माइक्रो प्रोसेसर लिखा होगा, ठीक है। तो उसका मीनिंग भी आपका सीपीयू ही होता है। अब माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या आप इसे प्रोसेसर कह सकते हो। सीपीयू इज वेयर द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम
of a program are processed. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, जहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं, जो हम इनपुट दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, वो सब क्या करती है, प्रोसेस्ड करते हैं, यानी प्रोसेस करती है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है या सीपीयू क्या है, इज वेयर द इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम की वो सब क्या करती है, प्रोसेस्ड करती है, यानी प्रोसेस करती है। नेक्स्ट है आपका the high level language that the programmer uses is transform into a binary code that the CPU understands and creates an executable file that will launch the program when double click. हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज जो ये वर्ड यूज़ हुआ है, हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स जिस लैंग्वेज को हम समझ सकते हैं, जो हम जैसे हम इंग्लिश में नॉर्मली लिख देते हैं, तो वो क्या है, हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम समझ रहे हैं। ठीक है, जो हम लोगों के लिए, जो यूज़र के लिए समझना इजी होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में ही आज की डेट में सारे प्रोग्राम, सारे सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं। ठीक है, जिसको इजीली यूज़र समझ सकता है। लेकिन वो लैंग्वेज जो है आपका कंप्यूटर नहीं समझता है। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी। तो सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर का क्या काम है कि वो उस हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है इनटू बाइनरी कोड। उसको किस में चेंज कर देता है, बाइनरी कोड में चेंज कर देता है, 0-1 की फॉर्म में, जिससे कि सीपीयू उसको समझ सके, और क्रिएट करता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, और उसको सीपीयू समझ सके बाइनरी कोड को, और उसकी फाइल को वो क्रिएट करता है। मतलब जो उसने 0-1 की फाइल बनाई है उसे हम कहते हैं बाइट फाइल या बाइट कोड कहते हैं। तो उसमें वो उसको चेंज करके एग्जीक्यूट करता है, और उस प्रोग्राम का जो भी काम है, जो भी उसका टास्क था, उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो प्रोसेसर का क्या काम है, एक तो क्या करता है, प्रोसेसर क्या है, जहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस या इनपुट एग्जीक्यूट होते हैं, प्लस जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं उनको वो बाइनरी कोड में चेंज करके फिर एग्जीक्यूट करता है, देन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अ हर्ट्ज इज 1 साइकिल पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में क्या होता है, एक साइकिल आपकी परफॉर्म होती है। 1 मेगाहर्ट्ज का मीनिंग होता है 1 मिलियन साइकिल्स, एंड 1000 मेगाहर्ट्ज मीन्स 1 गीगाहर्ट्ज। तो गीगाहर्ट्ज मीन्स 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। आप साइकिल को समझ लो इंस्ट्रक्शंस है कि इतनी इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, यानी एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद रखना है कि 1 हर्ट्ज मीन्स 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 मेगाहर्ट्ज मीन्स 1 मिलियन साइकिल,
और 1000 मेगाहर्ट्ज मीन्स 1 गीगाहर्ट्ज या 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। ये रेशियो आपको लर्न करनी है। जैसे मेमोरी में मैंने आपको KB, MB, GB ये कहा था ना लर्न करने के लिए, उन्हें भी लर्न करना है, प्लस इन्हें भी आपको लर्न करना है।